महायुद्ध की करते हैं। बीती रात ईरान ने भयंकर बमबारी की है। ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के सुलेमानिया में हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक का दावा किया है, जहां धमाके के बाद भीषण आग की तस्वीरें सामने आई हैं। कतर ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। इसके अलावा ईरान ने बहरीन में अमेरिकी बेस पर सुसाइड बोट असेंबली एरिया और एआई सेंटर पर हमला कर दिया है। सऊदी अरब में भी ईरान ने अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। सऊदी अरब के अल खर्ज स्थित प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर मिसाइल अटैक हुआ है। इस बेस को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि यहां यूएस के रिफ्यूलिंग टैंकर मौजूद थे। आईआरजीसी ने उत्तरी हिंद महासागर में अमेरिकी नौसैनिक जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा किया है। सऊदी अरब और जॉर्डन में भी अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। ईरान ने अमेरिका को दो टूक चेतावनी दी है कि अगर 2 से 3 दिन में युद्ध नहीं थमा तो पूर्ण विनाश वाला हमला शुरू हो जाएगा। और अमेरिका ने भी ईरान में भीषण बमबारी की है। ईरान के केशम, बुशहर, सिरिक और बंदर अब्बास में धमाके हुए हैं। यज़्द में 5 धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। अहवाज में भी अमेरिका ने मिसाइल हमला किया है। इस बीच ईरान ने बुशहर में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को गिराने का दावा किया है। आईआरजीसी का दावा है कि दक्षिणी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माइन वाले क्षेत्र में घुसने से 2 ऑयल टैंकरों में धमाका हुआ है। इसके साथ ही ईरानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक हॉर्मुज़गान में अमेरिकी हमले में पुल तबाह हुए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के डिफेंस फोर्स और रूस की सेना के बीच करीब 250 लड़ाइयां हुई हैं। उधर रूस ने ओडेसा में हमला किया तो यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस के जहाजों को निशाना बनाया है। अब तेल के जहाजों को निशाना बनाए जाने से पुतिन बहुत ज्यादा गुस्से में है और लगता है अब भयंकर जहाज तोड़ जंग शुरू हो चुकी है। रूस यूक्रेन में जहाज तोड़ जंग तेज। ओडेसा पोर्ट के पास रूस ने यूक्रेन को घेरा। ज़ेलेंस्की को पुतिन का बारूदी जवाब, यूक्रेन के सभी जहाज जला डालेंगे। समंदर में हो रही मिसाइल ड्रोन की बारिश, ब्लैक सी बना मॉस्को और कीव का काला हॉर्मुज। रूस और यूक्रेन के बीच जहाज तोड़ युद्ध तेज होता चला जा रहा है। 9 दिन में यूक्रेन ने 116 रूसी जहाजों को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की ने किलर ड्रोन के जरिए अज़ोव सागर में ब्लैक हॉर्मुज बना दिया। ज़ेलेंस्की के लगातार हमलों से पुतिन पूरी तरह फायर बन चुके हैं। रूस ने यूक्रेन को ऐसे मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है जिसे सालों तक ज़ेलेंस्की याद रखेंगे। ज़ेलेंस्की को डरावने सपने आएंगे कि कहीं समुद्र में रूसी जहाजों पर हमले करके मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी। ओडेसा पोर्ट के पास रूस ने यूक्रेन के एक जहाज पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के ओडेसा पर रूसी हमले में 3 लोग मारे गए हैं। पुतिन ने ज़ेलेंस्की के ड्रोन वार का जवाब ड्रोन हमला करके ही दिया है। रूस ने यह हमला ज़ेरान ड्रोन से किया है, जो ईरान के शाहिद ड्रोन की ही नकल है। पुतिन पहले ही वार्निंग दे चुके हैं कि अगर यूक्रेन नहीं रुका तो उसे पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा।
इस वक्त ओडिशा की तरफ जाने वाले सभी जहाज रूस के टारगेट पर हैं। В режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование или который позволит завершить специальную военную операцию. В Киеве хорошо известно, какие необходимо принять решения. Вот для нас важно, чтобы там появились такие люди. हालांकि जहाज तोड़ युद्ध में इस वक्त यूक्रेन बहुत आगे है। रूस के जहाजों पर लगातार हमले अज़ोव सागर और काला सागर में हो रहे हैं। एक रिपोर्ट है कि एक ही दिन में रूस के 12 जहाजों पर ड्रोन से हमले किए गए, जबकि 12 दिनों की रिपोर्ट बता रही है कि 160 जहाज टारगेट किए गए। इन हमलों को देखकर साफ लगता है कि यूक्रेन काला सागर और आसपास रूस के तेल निर्यात पर सबसे बड़ा असर डाल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की ईरान की तरह समंदर को हथियार बना रहे हैं। इसमें ज्यादातर तेल के टैंकर थे। ज़ेलेंस्की का मकसद बिल्कुल साफ है, यूक्रेन क्राइमिया तक रूस की सप्लाई लाइन को काट देना। ज़ेलेंस्की पूरी तरह से रूस की सप्लाई लाइन काट देना चाहते हैं। अज़ोव सागर में जिस ढंग से यूक्रेन ने हमला किया, उसके बाद अज़ोव सागर को रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की का काला हॉर्मुज कहा जा रहा है। मतलब समंदर में रूस यूक्रेन एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, और ये कोई एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर हमले हो रहे हैं। समंदर में कहां कहां रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, दुनिया की अब इस पर नजर है। रूस यूक्रेन के बीच काला सागर, अज़ोव सागर और कर्च स्ट्रेट, ये 3 ठिकाने हैं जहां पानी में आग बरस रही है और जहाज धू धू कर जल रहे हैं। खासकर यूक्रेन के ओडेसा में, यूक्रेन के कोर्नोमोर्स्क में, क्राइमिया के सेवास्तोपोल में, रूस के नोरोसिस्क में और रूस के कंट्रोल में रहे मारियोपोल में जमकर हमले हो रहे हैं। जहाज जलाए जा रहे हैं, समंदर में आग का गुबार दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है, इन जगहों पर आखिर क्यों भिड़े हुए हैं रूस और यूक्रेन? क्यों समुद्र की लहरें बारूदी शोलों में तब्दील होती जा रही है? खासकर अज़ोव सागर में क्यों ये सब हमले हो रहे हैं? दरअसल अज़ोव सागर रूस के लिए बेहद खास है। इसके जरिए तेल, गेहूं और दूसरे सामानों का एक्सपोर्ट होता है। यहां रूस के तेल और मालवाहक जहाजों को यूक्रेन ने निशाना बनाया है, जिसकी वजह से रूस को इस इलाके में आवाजाही रोकनी पड़ी है। दूसरी जगह है कर्च स्ट्रेट। कर्च स्ट्रेट अज़ोव सागर और काला सागर के बीच का मुख्य और संकरा रास्ता है, जहां रूसी युद्धपोतों और टैंकरों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से रूस को अपनी ब्लैक सी फ्लीट को सुरक्षित जगह पर भेजना पड़ा है। वहीं रूस यूक्रेन की जंग में तीसरी जगह जो आग के गोलों में तब्दील हो गई है, वो है ओडेसा तट। काला सागर में यूक्रेन का तटीय शहर है ओडेसा। ओडेसा के पास यूक्रेन ने रूसी जहाजों को निशाना बनाया, तो पुतिन ने भी ड्रोन हमले से ओडेसा के पास यूक्रेनी जहाजों को जला दिया। रूस के हमले सिर्फ ब्लैक सी और अज़ोव सागर तक ही सीमित नहीं हैं। रूस ने कीव और ज़ापोरेज़िया पर बड़ा हमला किया है और एक बार फिर साबित कर दिया कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने मिसाइल से हमले किए। इसमें 2 गोदाम तबाह हो गए। 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। दूसरा हमला ज़ापोरेज़िया में हुआ, जहां रूस ने गाइडेड बम से अटैक किया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। पुतिन के बारूदी प्रहार से ज़ेलेंस्की बौखलाए हुए हैं और एक फैसला उन्होंने अब ले लिया है, जिसका उन्हीं के देश में विरोध होने लगा है। सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की ने युद्ध हारने वाला फैसला ले लिया है? Міністрам шукати собі посади і так далі. Планував якусь подальшу роль, якщо так або ні, які ваші плани? Які рішення тоді були запропоновані? Це кардинальні кадрові рішення. Це зміна і главкома, і зміна начальника Генерального штабу. Я сьогодні обіцяв, що нам потрібно поговорити як з дорослими людьми.
Насправді у нас немає іншого виходу, якщо ми хочемо перемогти. युद्ध के बीच जेलेंस्की ने एक हैरान कर देने वाला फैसला लिया और ये फैसला है कैबिनेट में फेरबदल का। यूक्रेन की कैबिनेट में फेरबदल को लेकर जेलेंस्की का विरोध भी शुरू हो चुका है। यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। ओडेसा, क्लीव और खार्किव में भी लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। हाथ में तख्ती लेकर शर्म करो के नारे लगाए गए। पूरे यूक्रेन में हो रहे इस विरोध की वजह है रक्षा मंत्रालय के बॉस का अचानक बदला जाना। मिखाइलो फेदोरोव को हटाने के बाद अब येवोनी खमारा को नया रक्षा मंत्री बना दिया गया है। फेदोरोव को जेलेंस्की ने सिर्फ 6 महीने के कार्यकाल में हटा दिया, जबकि नए रक्षा मंत्री येवोनी खमारा इससे पहले यूक्रेन की खुफिया सिक्योरिटी सर्विस के चीफ थे। फेदोरोव यूक्रेन के ड्रोन अटैक वाली रणनीति का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते थे। उन्हें ड्रोन और रोबोट से युद्ध लड़ने की रणनीति का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। Влада потребує можливо якогось перевантаження, але збереженням тих людей, які ефективні на своїх посадах, які приносять цій країні результати як для військових, так і для цивільних. फेदोरोव के हटने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की टेक्नोलॉजी और ड्रोन हमले वाली रणनीति आगे भी जारी रह पाएगी। सवाल उठने लगे हैं कि रूस जैसी बड़ी सेना का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन की नई तकनीक और ड्रोन पर आधारित रणनीति आगे भी पहले की तरह क्या जारी रह पाएगी या नहीं। सवाल है कि जेलेंस्की ने पीएम बदला, रक्षा मंत्री भी बदल दिया, जिसके बाद विरोधी पूछ रहे हैं कि जेलेंस्की कब बदले जाएंगे। सवाल ये कि युद्ध के बीच जेलेंस्की के बड़े फैसले या ब्लंडर पुतिन को हराने के लिए यूक्रेन में डबल चेंज जरूरी था। और सबसे बड़ा सवाल, नया रक्षा मंत्री क्यों बन गया जेलेंस्की की पसंद। Ситуація виглядає так, що більш зручного генерала, такого яким є Сирський, вирішили залишити, а більш незручного міністра і ефективного, яким був Федоров, вирішили поміняти, оскільки він був занадто сильним реформатором, який, можливо, в очах президента якимось чином міг би повпливати на, не знаю, наприклад, стати на наступних виборах президентом. फिर सवाल ये कि क्या जेलेंस्की पुतिन के जाल में फंस चुके हैं और रक्षा मंत्री को हटाना यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ने वाला है। अब ड्रोन हमलों के मास्टरमाइंड के हटने के बाद पुतिन मिसाइलों की आग से यूक्रेन को पूरी तरह जला डालेंगे। और आपको बताएं कि पीओके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से ध्यान हटाने के लिए, जी हां, पीओके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने नई साजिश रचनी शुरू कर दी है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके को पाकिस्तान अपना 5वां राज्य बनाने की तैयारी में जुट गया है। इसे लेकर पाकिस्तान के संसद को प्रस्ताव भी भेजा गया है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में चीन की चाल में फंस गया है। देखिए ये रिपोर्ट। पीओके और अपने घर में चल रहे गृह युद्ध से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। पीओके पर पाकिस्तान नई साजिश रचने में जुट गया है। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान इलाके को अपना 5वां प्रांत बनाने की तैयारी में है। कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान चीन के इशारे पर काम कर रहा है, क्योंकि चीन का आर्थिक गलियारा सीपीईसी सीधे गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। कई रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया कि पाकिस्तान इस इलाके में बहुसंख्यक शिया आबादी के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है और इस इलाके में अवैध रूप से सुन्नी नागरिकों को बसाना चाहता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा। तो यही मैं कहना चाहूँगा। पाकिस्तान जहां कभी आतंकवाद का युद्ध की तरह इस्तेमाल हुआ,
आज वही आतंकवाद उसके अपने घर को निगलने लगा है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस थानों पर आत्मघाती हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ पीओके में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे, और तीसरी तरफ बलूचिस्तान में गैस, बिजली और सेना तीनों पाकिस्तान के लिए चुनौती बन चुके हैं। यानी सवाल सिर्फ एक धमाके का नहीं, सवाल पाकिस्तान के अंदर फैलती उस आग का है जो अब 3 अलग अलग मोर्चों पर भड़कती दिखाई दे रही है। क्या पाकिस्तान अपने ही जाल में पूरी तरह से फंस गया है? क्या गृह युद्ध में पूरी तरह जल जाएगा पाकिस्तान? क्या फील्ड मार्शल असीम मुनीर के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब भारत नहीं बल्कि अपने ही देश को बचाए रखने की है? क्या खैबर पख्तूनख्वा, पीओके और बलूचिस्तान तीनों मोर्चों पर पाकिस्तान की पकड़ बहुत कमजोर पड़ने लगी है? पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत एक बार फिर बड़े आतंकी हमले से दहल उठा है। बन्नू जिले के मिरयान पुलिस स्टेशन को निशाना बनाकर आतंकियों ने विस्फोटों से भरी गाड़ी से आत्मघाती हमला कर दिया। धमाका इतना भयानक था कि पुलिस स्टेशन का बड़ा हिस्सा ही तबाह हो गया, और इसके तुरंत बाद हथियार बंद हमलावरों ने थाने में घुसने की कोशिश भी की। इसके बाद कई घंटों तक भीषण गोलीबारी चलती रही। हमले में 14 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य इसमें घायल भी हुए। हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी पुलिस स्टेशन से भिड़ा दी, और धमाके के बाद जैसे ही अफरा तफरी मची, आतंकियों ने चारों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। आतंकी संगठन इत्तेहाद उल मुजाहिदीन पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। दावा किया गया कि आत्मघाती गाड़ी में 2.5 टन विस्फोटक भरा था। हालांकि एक दावा यह भी है कि इस हमले के पीछे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों का भी हाथ हो सकता है। ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 2 सालों में खैबर पख्तूनख्वा लगातार टीटीपी और दूसरे आतंकी संगठनों के निशाने पर रहा है। पुलिस स्टेशन, फौजी कैंप, चेक पोस्ट, यहां तक कि मस्जिदें भी निशाना बन चुकी हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की परेशानी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक होती तो शायद इस आग को बुझाया जा सकता था। लेकिन मुश्किल ये है कि एक और मोर्चा पीओके में खुल चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पीओके और बलूचिस्तान में भी बवाल है। पीओके में जेएसी की रैली फिलहाल रोक दी गई है, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान विरोधी आवाजें लगातार बुलंद हो रही है। महंगाई, बिजली संकट और इस्लामाबाद के खिलाफ गुस्सा पीओके की सड़कों पर लगातार दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान में तो लोग पाकिस्तान से अलग होने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। पीओके से प्रदर्शन और बगावत की तस्वीरें तो रोज आती दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब पीओके में तो बच्चे भी पाकिस्तान के खिलाफ बगावती आवाज बुलंद कर रहे हैं। जब किसी आंदोलन में नई पीढ़ी की आवाज बुलंद होती दिखाई दे तो समझ लीजिए नाराजगी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक रूप ले चुकी है, और ये एक बड़े बदलाव का इशारा है। 1500 की गाड़ी पहनने हमें लाया था, नहीं, हम लोग अपनी मर्जी से आते हैं। और उमर वजीर साहब हमें अगर बोलते हैं कि आप आगे मुजफ्फराबाद के लिए चले तो हम लोग तैयार हो जाएंगे, तो ये झूठ है। ये लोग हमें हक के लिए बोलने नहीं देते। आगे इन्हें हमारी रोडें तोड़ दी है, रात में अपने घरों में छापे मारते हैं। पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये हमें दहशतगर्द और कलअदब करार दे दी है, और क्योंकि हम 1 महीने से इधर बैठे हैं, हमारा एहतजाज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं दहशतगर्दी। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती शायद अभी भी बलूचिस्तान ही है, जहां सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। हमलावरों ने क्वेटा, सीबी और बलूचिस्तान में बिजली पहुंचाने वाली ट्रांसमिशन टावरों पर हमला किया, और बलूचिस्तान में 6 ट्रांसमिशन टावर ही उड़ा दिए। इस हमले में 2 टावर के पूरी तरह से तबाह हो जाने के बाद कई जिलों में बिजली गुल हो गई, जबकि हमलावरों ने 3 गैस के कुओं को भी निशाना बनाया। बलूचिस्तान पाकिस्तान की सेना के कंट्रोल से अब बाहर होता चला जा रहा है।
पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट में पुलिस ने बताया कि क्वेटा, सीबी और बलूचिस्तान के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह रुक गई है। अब लड़ाई सिर्फ सुरक्षा बलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाई जा रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे संसाधन संपन्न इलाका माना जाता है। यहीं गैस है, खनिज है और चीन के सीपीईसी का बड़ा हिस्सा भी यहीं से गुजरता है। यानी अगर यही इलाका स्थिर होता है तो असर सीधे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और चीन के प्रोजेक्ट पर पड़ सकता है। एक ओर बलूचिस्तान और उसके आसपास हमला हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान में प्रदर्शन भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव बलोच नेता मीर यार बलोच ने तो एक नया दावा कर दिया। उनका कहना है कि अब पश्तून नेता भी बलूचिस्तान में विद्रोह करने वालों के साथ हैं। अगर भविष्य में ऐसा कोई राजनीतिक या सामाजिक गठजोड़ मजबूत होता है तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ सकती है। बलूचिस्तान में पश्तून भी साथ चले गए हैं। हमारा और आपका रिश्ता बहुत कमजोर पड़ गया है। ये धागा मस्जिद नहीं टिकेगा। इस धागे से आप पश्तूनों को पाकिस्तान के साथ नहीं रख सकते। जब पाकिस्तान का ये इंतखाब है कि बलूचिस्तान को बलूचों के पश्तूनों और बलूचों को सरफराज और अनवार के जरिए पाकिस्तान के साथ, रियासत के साथ जोड़ा जाएगा तो ये कंपनी नहीं चलेगी। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी पुलिस स्टेशन को उड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ पीओके में लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं और तीसरी तरफ बलूचिस्तान में गैस, बिजली और सुरक्षा ढांचों पर लगातार हमले हो रहे हैं। यानी तीन अलग अलग इलाके, तीन अलग अलग कारण, लेकिन चुनौती सिर्फ एक, इस्लामाबाद के लिए। फील्ड मार्शल असीम मुनीर सीमा पार दुश्मनों की बात तो लगातार करते हैं, लेकिन अब सवाल सीमा के बाहर नहीं, सीमा के भीतर का है। क्या पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में आतंक, पीओके में जनाक्रोश और बलूचिस्तान में विद्रोह, इन तीनों मोर्चों को एक साथ संभाल पाएगा, या फिर बलूचिस्तान से बाल्टिस्तान तक उठती ये चिंगारी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा आंतरिक संकट साबित होगी? फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इसी पर टिकी हुई है।